हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यूजीसी नेट सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन जो कि 2020 में आए हुए हैं। तो हम एक पैसेज सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस भी उसी तरह करें जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मैं एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए क्या करती थी कि पहले मैं पैसेज को पढ़ती थी, समझती थी और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करती थी। तो आप अगर उसी पैटर्न को अपनाएंगे और उसको खूब ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका टाइम ड्यूरेशन जो है कम होता जाएगा और आप अच्छे से विद इन टाइम लिमिट में आप पेपर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि पैसेज में क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझते हैं। पैसेज थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने की आप कोशिश करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पैसेज में क्या कह रहा है, इन स्किनर्स सिस्टम रीइंफोर्समेंट इज ऑटोमेटिक ऑलमोस्ट बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पे बात कर रहा है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम बीएफ स्किनर की थ्योरी पढ़ते हैं, कुछ उससे रिलेटेड बात कर रहा है। तो बीएफ स्किनर की रीइंफोर्समेंट की थ्योरी थी। अच्छा, रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जब किसी बच्चे के बिहेवियर में कोई बदलाव लाना है तो उसको बार बार वही काम कराया जाए तो उसके बिहेवियर में चेंज आ जा सकता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसकी हैंड राइटिंग अगर इम्प्रूव करनी होती है तो क्या करते हैं, जैसे कि बार बार एक ही तरह जैसा लेटर लिखा हो उसी लेटर पे बार बार उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो क्या होता है, उसके बिहेवियर में बदलाव आ जाता है, फिर वो वैसा ही लिखने लग जाता है। तो ये होता है रीइंफोर्समेंट। तो अब देखिए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पैसेज को बहुत अच्छे से समझेंगे। जो भी कुछ वर्ड्स आपको नए मिले उनको आप नोट डाउन करते हुए चलें, यही सब प्रैक्टिस का फ़ायदा होता है। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचें कि ये बिल्कुल एग्ज़ाम है, इसको एग्ज़ाम की तरह नहीं लेना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, ये सीखने के लिए सेशन है जहाँ पे आप नई चीज़ों को सीखें, जहाँ पर आप पैसेज को किस तरह समझना है इस चीज़ को सीखें। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इन स्किनर्स सिस्टम रीइंफोर्समेंट इज ऑटोमेटिक ऑलमोस्ट बाय डेफिनेशन। रीइंफोर्समेंट है जो कि ऑटोमेटिक है, मतलब जो बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है वहाँ पे रीइंफोर्समेंट उसके डेफिनेशन से ही पता चल जाता है कि ये रीइंफोर्समेंट के बारे में बात कर रहा है। Perhaps the most convincing demonstration of automatic effect of a reinforcer is what Skinner called superstitious behavior। कह रहा है कि लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो कन्विंस हुआ, मतलब सभी लोगों की जो सहमति रही, लोग जो जिस बात को मानते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑटोमेटिक इफेक्ट है। ये एक ऑटोमेटिक इफेक्ट है, क्या बिहेवियर में बदलाव आना एक ऑटोमेटिक इफेक्ट है रीइंफोर्समेंट के थ्रू। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सुपरस्टिशियस बिहेवियर। सुपरस्टिशियस बिहेवियर जो कि मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सुपरस्टिशियस बातें हैं। ठीक है, इन दिस सिचुएशन, अब उस सिचुएशन में एन इवेंट नोन टू बी री कोई इवेंट है, जैसे कोई बात है कि लेट्स सपोज बच्चे को सिखाना है कि खाना कैसे खाते हैं, तो एन इवेंट नोन टू बी री जो चीज़ उसको सिखा रहे हैं उसको री कहेंगे, इज प्रेजेंटेड इंटरमिटेंटली का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, तो जो चीज़ उसको सिखाना है उसको कभी कभी अगर प्रेजेंट करते हैं विदाउट रिस्पेक्ट टू व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। ये नहीं सोचना है कि वो अभी किस तरह से काम कर रहा है, जिस बच्चे को सिखाना है बिना ये सोचे हुए कि वो अभी किस तरह से काम कर रहा है, बस उसको बार बार दिखाना है। बट इफ इट इज डूइंग एनीथिंग, लेकिन वो मतलब कुछ कर रहा हो, एंड दिस कैन बी मेड लाइक थ्रू डेप्रीवेशन। और ये होगा कैसे, डेप्रीवेशन के थ्रू, जो उसके अंदर बदलाव आएगा, जो भी चीज आएंगी वो कैसे आएगा, डेप्रीवेशन के। डेप्रीवेशन का मतलब होता है कि किसी चीज की वैल्यू घटना। एक्चुअली हमने कॉमर्स में पढ़ा है ना, डेप्रीवेशन क्या होता है कि कोई फर्नीचर वगैरह होती है उसकी वैल्यू जो है घटती जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि एंड दिस कैन बी मेड थ्रू डेप्रीवेशन एक्सेट्रा। दिस रिस्पॉन्स जस्ट प्रायर टू द डिलीवरी ऑफ रीइंफोर्सर स्ट्रेंथन। अब यहाँ पर क्या आएगा कि उस बच्चे के अंदर जो भी रिस्पॉन्स, अभी जो वो रिस्पॉन्स दे रहा है, जस्ट प्रायर टू द डिलीवरी ऑफ रीइंफोर्सर स्ट्रेंथन।
जो रिस्पॉन्स देने के जस्ट पहले की बात कर रहा है, एज एविडेंस्ड बाई, जो एविडेंस का काम करेगा, बाई एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इमिशन। जो रिस्पॉन्स मतलब कि आप देख रहे होंगे कि किसी बच्चे को सिखाना है कि खाना कैसे खाना है, ठीक है, एंड द रिस्पॉन्स जस्ट प्रायर टू द डिलीवरी ऑफ रीइंफोर्स एंड स्ट्रेंथन, यानी कि जो चीज़ हमको सिखाना है उस चीज़ में बदलाव लाने के जस्ट पहले जैसे भी वो काम कर रहा होगा, एज एन एविडेंस बाय इंक्रीज इन द रेट ऑफ इमिशन, द subject come to act as if the response that has been fortunately strengthened somehow produces an reinforcement। कह रहा है द सब्जेक्ट यानी कि जो बच्चा जिसको सिखाना है, अगर वो एक्ट एज इफ, जैसा चाहिए वैसा ही कर रहा है, तो क्या होगा, द रिस्पॉन्स दैट हैज फॉर्चुनेटली स्ट्रेंथन। अब क्या होगा, जो रिस्पॉन्स है उसको हमें स्ट्रेंथ करना है, जैसे खाना कैसे खाना है वो हमें सिखाना है। अब वो हो सकता है वैसे अगर रिस्पॉन्स किया तो अब क्या करना है, उसको उसी रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथ देनी है, मतलब कि वो बिल्कुल हमेशा उसी तरह खाए। सम हाउ प्रोड्यूस रीइंफोर्समेंट, और ये होता कैसे है, रीइंफोर्समेंट के थ्रू होता है। दिस अकर इवन दो रीइंफोर्सर इज एक्चुअली डिलीवर बाय मैकेनिकल डिवाइस। ये हो कैसे सकता है, अगर मैकेनिकल डिवाइस का यूज करे वो, तो दैट इज नो वे रिस्पॉन्सिव टू द सब्जेक्ट्स बिहेवियर। नाउ आगे देखते हैं, द ऑटोमेटिक इफेक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज ऑल्सो इलस्ट्रेट इन स्किनर्स इफेक्टिव टेक्निक ऑफ शेपिंग द बिहेवियर। बिहेवियर को शेप करने के लिए जो BF स्किनर है उन्होंने क्या बताया, ऑटोमेटिक इफेक्ट बताया, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया, ऑटोमेटिक इफेक्ट इज द रीइंफोर्समेंट इज ऑल्सो एन इलस्ट्रेट का मतलब होता है एग्जाम्पल इन स्किनर्स इफेक्टिव टेक्निक ऑफ शेपिंग द बिहेवियर। दिस प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना कि जैसे कोई टीचर हो सकता है या उसकी मदर फादर हो सकते हैं जो उसको गाइड कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर कुड हार्डली हैव स्प्रंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट रिगार्डेड ऑल बिहेवियर आर एलिसिटेड। स्प्रंग का मतलब होता है किसी टॉपिक, किसी चीज पर जंप करना। तो दिस प्रोड्यूसर कुड हार्डली हैव स्प्रंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उन चीजों को देख पाते हैं दैट रिगार्डेड ऑल बिहेवियर आर एलिसिटेड, जिन बिहेवियर को बताया गया हो, उन सभी बिहेवियर को, जो मतलब कुछ लिखे, जैसे जो बिहेवियर में चेंज लाना है हम तो सिर्फ उसी को देख रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है या जो भी गाइड कर रहा है वो सिर्फ उसी को देख रहा है कि इस बिहेवियर में कितना चेंज आया, ठीक है। बट विद एन ऑर्गेनिज्म व्यूड, अगर ऑर्गेनिज्म व्यूड से देखा जाए, एमिटिंग दी वियर्ड रिस्पॉन्स ऑलरेडी इन हिज रेपिटायर। रेपिटायर का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को नोट डाउन कर लीजिए। रेपिटायर मीन्स कि कोई चीज जो कि सिखाई गई कोई चीज बाहर निकलना, ठीक है। जैसे जैसे कहीं कोई नाटक करना हो तो क्या होता है, वहां पर बार बार सिखाया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है, तो रेपिटायर उसको बोलते हैं। तो बच्चे को बट विद द ऑर्गेनिज्म व्यूड एमिटिंग दी वियर्ड रिस्पॉन्स ऑलरेडी इन रेपिटायर। जो रेपिटायर मतलब जो सीखा हुआ, जो बार बार उसके अंदर मतलब सिखाया जा रहा है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है, और ऑर्गेनिज्म व्यूड दी एमिटिंग दी वियर्ड रिस्पॉन्स। इट वॉज एन ईजी स्टेप टू कन्विंस ऑफ शेपिंग। ये एक आसान तरीका है किसी भी बच्चे के बिहेवियर को शेप करने का, इफ ऑब्जर्वर सिंपली कंट्रोल द क्विक प्रेजेंटेशन। जो ऑब्जर्वर है वो अगर सिंपली जब भी जैसे खाना खा रहा हो उसी समय उसको टोक दे, अरे खाना ऐसे नहीं खाना है, स्पून से खाना है, स्टिक से खाना है, तो उसी समय अगर उसको टोक दे of a reinforcer, then he could strengthen any behavior of an organism happen to emit। तो जो है किसी भी बिहेवियर को शेप किया जा सकता है। रिस्पॉन्सेज नॉट इन द सब्जेक्ट रेपिटायर, रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स है वो रेपिटायर का मतलब जो होता है ना सीखा हुआ, बार बार प्रैक्टिस के थ्रू जो सीखा हुआ है वो, उसकी बात करते। तो रिस्पॉन्सेज नॉट इन द सब्जेक्ट ऑफ रेपिटायर could then be built into it by appropriate arrangement of environmental condition and the successive approximation technique। तो रिस्पॉन्सेस, जो भी रिस्पॉन्स कर रहा है, जिस बच्चे को सिखाया जा रहा है, वो जो भी रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि जो भी सिखाई हुई नॉलेज है, रेपिटायर could then be built into the
इसको कैसे मतलब उसके जो बिहेवियर में बदलाव कैसे ला सकते हैं, जब एक एप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल कंडीशन हो और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टेक्निक हो, सही तरीका हो। जैसे पढ़ने के लिए भी आपके साथ क्या होता है, एक प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए और प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए, तभी पढ़ सकते हैं। तो वही बता रहा है कि बच्चे के बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए भी एनवायरमेंटल कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, कंड्यूसिव होनी चाहिए, तभी वो पढ़ पाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पर क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द स्किनर सुपरस्टिशियस बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज द आउटकम। स्किनर के हिसाब से जो सुपरस्टिशियस बिहेवियर है इंडिविजुअल का, वो उसका आउटकम ऑफ वो कैसे आता है, कांस्टेंट एक्सपोजर ऑफ एन इवेंट से, एक्सपोजर टू एन इवेंट विदाउट रेगुलरिटी से, अकेजनल एक्सपोजर ऑफ एन इवेंट से, या नेचुरल एक्सपोजर ऑफ एन इवेंट से। तो देखिए पहले तो नेचुरल एक्सपोजर से तो कोई भी बिहेवियर आ नहीं रहा है, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ उसके अंदर बच्चे को खाना खाने सिखाना है, तो उसको कुछ ना कुछ हमें बाहर से इनपुट डालना पड़ेगा, ठीक है, तो डी तो नहीं होगा। अब आती है यहाँ पे कांस्टेंट एक्सपोजर, एक्सपोजर ऑफ एन इवेंट एंड अकेजनल एक्सपोजर। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो सुपरस्टिशियस बिहेवियर है, दिस इज सिचुएशन इवन नो रीइंफोर्सिंग प्रेजेंट इंटरमिटेंटली, मतलब यहाँ पर जो बिहेवियर में बदलाव आता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोजर विदाउट रेगुलरिटी, इरेगुलर है क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, द डिलीवरी ऑफ रीइंफोर्सर गेट स्ट्रेंथन ड्यू टू, जो रीइंफोर्सर है उसकी डिलीवरी को कैसे स्ट्रेंथ किया जा सकता है, द सब्जेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन इवेंट, इंक्रीज द रेट ऑफ इन्फोर्समेंट, फैक्टर्स सच एज डेप्रीवेशन, द यूज ऑफ मैकेनिकल डिवाइस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीवरी ऑफ रीइंफोर्सर स्ट्रेंथन, कैसे कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा आगे से पढ़ते हैं। इन दिस सिचुएशन एन इवेंट नोन टू बी रीइंफोर्सिंग प्रेजेंट इंटरमिटेंटली, कह रहा है कि इस सिचुएशन में जो रीइंफोर्सिंग है उसको जो है इंटरमिटेंटली मतलब कभी कभी प्रेजेंट किया जाए विदाउट रिस्पेक्ट टू व्हाट द सब्जेक्ट डूइंग, बट इफ ही मतलब वो अगर कुछ कर रहा है, बट इफ इट इज डूइंग एनीथिंग एंड दिस कैन बी मेड लाइकली टू डेप्रीवेशन, मतलब कि पहले उसके अंदर कुछ डेप्रीवेशन आएगा और फिर क्या होगा, देन द रिस्पॉन्स जस्ट प्रायर टू द डिलीवरी ऑफ रीइंफोर्सर स्ट्रेंथन, तो उसके रिस्पॉन्स को जो है स्ट्रेंथ कर सकते हैं। तो कैसे होगा, फैक्टर्स सच एज डेप्रीवेशन के थ्रू स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल डिवाइस रीइंफोर्सिंग द सब्जेक्ट्स बिहेवियर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। जो एग्जाम्पल है मैकेनिकल डिवाइस का रीइंफोर्सिंग सब्जेक्ट में, वो क्या बताता है, द ऑटोमेटिक इफेक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, द इल्यूजन ऑफ रीइंफोर्समेंट, द डिस्क्रिपेंसी इन द सब्जेक्ट बिहेवियर, द बिलीव दैट एवरी रिएक्शन इज एन एक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पर देखिए, the automatic effect of reinforcement is also illustrated in Skinner's effective technique। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, द ऑटोमेटिक इफेक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोड्यूसर ऑफ शेपिंग द सब्जेक्ट्स बिहेवियर इज रिलेटेड टू susceptibility, desire to reinforcement, response already in his repertoire, response reinforcement approximation technique। तो यहाँ पर बताया हुआ है, देखिए producer could have hardly sprung from the point of view that regarded the behavior elicited, but with the organism viewed emitting the weird response already in repertoire, it was easy step to convince and shaping the, यहाँ पे तो बात कर shaping the behavior of observer simply control the quick presentation of reinforcer, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, the response not the subject of repertoire could be built into the appropriate arrangement of environmental condition and successive approximation technique। अगर कुछ ऐसी approximation technique का यूज करें तो कर सकते हैं। और रैपिटायर, जो रैपिटायर का मतलब क्या होता है कि बार बार नकल करके जब वो सीखता है, तो रैपिटायर, तो सी और डी ऑप्शन सी में हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिस्पॉन्सेज दैट आर नॉट द इमिशन ऑफ द लिस्ट सब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व बाय।
जैसे कह रहा है ना कि जैसे जब किसी के बिहेवियर में कुछ बदलाव लाने के लिए हमने कुछ सेट ऑफ बिहेवियर रखे थे, यहाँ पर क्या कह रहा है, द रिस्पॉन्सेज दैट आर नॉट इन द इमिजन लिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व बाई, जो इमिजन लिस्ट में जो रिस्पॉन्स नहीं है उनको कैसे ऑब्जर्व किया जाए या उनको कैसे ठीक किया जाए। तो responses not in the subject repertoire can be built into it the appropriate arrangement of environmental conditions and the successive approximation technique। तो approximation technique का यूज़ करके या और फिर सस्टेनेबल जो environmental conditions हैं उनको वो सही हो तो हम जो एक्स्ट्रा जो चेंजेस आ रहे हैं उनको भी हम ठीक कर सकते हैं, उनको भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्रिएटिंग दी सस्टेनेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर और क्या बात कह रहा है, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक, तो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक तो है नहीं, सो सिर्फ बी ही है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक कि आपको ये पैसेज थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये पैसेज थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ, एटलीस्ट आपको पता तो हो कि एग्ज़ाम में पेपर कैसा आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।